हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग कैश बुक का रिवीजन करेंगे। क्लास 11th का अच्छा सा चैप्टर है और मजा भी आता है, समझ में भी आता है। इजी चैप्टर है कैश बुक। इसके एक एक करे कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे और उसके बाद एक एक करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बनाएंगे। ओके, तो कोशिश करना कि वीडियो एंड तक देखना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। स्टार्ट करते हैं कैश बुक का वन शॉट। सबसे पहले अगर हम बात करें, कैश बुक एक प्राइमरी बुक है, यानी ये लेजर नहीं है क्लास, ये जर्नल है, राइट। तो यानी कि प्राइमरी बुक है। कैश बुक इज अ बुक इन विच ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। एक ऐसा बुक है जहां पे सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। पैसा आएगा, चेक आएगा, यानी बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस जब ये फ्लक्चुएट होगा तो इसमें पक्का रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर। जितने भी डिस्काउंट की एंट्री है, लाइक आपने कैश डिस्काउंट लिया, जैसे मान लो 1 लाख का सामान था, आपने बेचा 90 मिला, तो भी मिला तो 90 ना, ये 90 रिकॉर्ड करेगा। 10,000 जो डिस्काउंट है उसको हम लोग एक एंट्री पास करके रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते जर्नल प्रॉपर। अगर आपने डिस्काउंट अलाउड किया है तो डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्री होती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होती है क्लास कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कुल मिला के डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है क्लास डेबिट। ओके, ये एक एंट्री होती है आमतौर पे डिस्काउंट की। इसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, अलग से इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। ओके, अगर मैं पूरा एंट्री कराता हूँ, डेटर क्रेडिटर को भी इंक्लूड करता हूँ उसके अंदर। अब तुम्हें कैश बुक में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, उधार के ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उधार खरीदा, उधार बेचा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनके लिए अलग से बुक बनता है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं अदर बुक्स या सब्सिडियरी बुक। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक सब अलग अलग है और आज हम पढ़ रहे हैं कैश बुक। कैश इनफ्लो, अगर पैसा आता है, कभी कभी आए, सबसे पहली बात ये कैश बेसिस पे बनता है। ये किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे। अगर आज पैसा आ गया तो भाई डेबिट साइड लिख दो, यानी कि प्लस, पैसा आ गया। अगर आज पैसा पेमेंट हो गया, भले ही पिछले साल का हो, अगले साल का हो, कोई लेना देना नहीं है, इररेस्पेक्टिव पीरियड। पैसा कब का है इससे कोई लेना देना नहीं है। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। कैश बेसिस फॉलो किया जाता है। इग्नोर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जितने भी उधार के ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, हम उसको क्लास यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनके लिए क्लास अदर बुक्स बना हुआ है, वो वहाँ लिखेंगे। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे आपने बिल्डिंग खरीदी हो, चाहे गुड्स खरीदा हो, चाहे आपने बिल्डिंग के लिए पेमेंट की हो, चाहे गुड्स के लिए पेमेंट की हो, सैलरी दी हो क्लास, या फिर एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो, हर एक खर्चे, हर एक कमाई इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। बस तुम्हें एक ही बात देखना है, घुमा फिरा के आ रहा है पैसा या जा रहा है, बस, और कुछ नहीं। कैश और बैंक दोनों। टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात करें तो क्लास सबसे पहले जनरल कैश बुक और पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है? डे टू डे एक्सपेंस के लिए, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हैं जो बिजनेस करता है, चाय समोसा का खर्चा, किराया भाड़े खर्चा, पेपर पेन स्टेशनरी का खर्चा, इसके लिए क्लास में अकाउंट बनाते हैं, कोरियर खर्चा, पेटी कैश बुक। और एक जनरल कैश बुक है, इसके अंदर भी क्लास बनता है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम तुमको पढ़ना नहीं है, तुम्हें सिंगल कॉलम पढ़ना और डबल कॉलम पढ़ना है। पेपर अब फाइनल पेपर है, वन शॉट चल रहा है, तो उसमें डबल कॉलम ही आएगा। सिंगल कॉलम उसको कहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम होता है, पैसा आया पैसा गया, ओनली कैश नॉट बैंक। डबल कॉलम में कैश भी होता है और बैंक भी होता है। ट्रिपल कॉलम में कैश भी होता है, बैंक भी होता है, डिस्काउंट भी होता है। तो हमें सिंगल डबल पढ़ना है, ट्रिपल नहीं पढ़ना है। सिंगल कॉलम कैश बुक कुछ इस तरीके से तुम्हें दिखेगा। ये है डेट, ये है क्लास डिस्क्रिप्शन, ये है वाउचर नंबर, ये है लेजर फोलियो अमाउंट। फिर ये पेमेंट साइड है, कैश सॉरी डेट, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, इफ एनी अगर कोई है, लेजर फोलियो अमाउंट। जनरली तुम्हें क्लास डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट ही देखने को मिलता है। डबल कॉलम कैश बुक में सेम वही चीज़ है, डेट, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जब भी पैसा आएगा डेबिट साइड, जब भी पैसा आएगा, जब भी रिसीट्स होगा डेबिट। अगर कैश आया तो कैश में, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक में। किसी कस्टमर ने मेरे बैंक खाते में जमा करा दिया पैसा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में आएगा। किसी कस्टमर ने मुझे कैश दिया तो क्लास कैश बैलेंस आएगा। इसी तरीके से बैंक का बैलेंस कम होगा तो यहाँ पे कैश का बैलेंस कम होगा, यहाँ पे डेट और पर्टिकुलर्स यहाँ पे। तो हमें जो पढ़ना है ज़्यादातर डिटेल में, जो पेपर में आएगा फाइनल, वो डबल कॉलम कैश बुक आएगा। सिंगल कॉलम जनरली नहीं आता, बिकॉज वो बहुत ईजी है और तुम्हें डबल कॉलम का पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल सारी ट्रांजेक्शन्स पता है आपको बैंक के थ्रू होती है। तो कैश बैंक
डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट। जब भी पैसा कैश का बैलेंस बढ़ेगा यहाँ पे, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा यहाँ पे, कैश का बैलेंस घटेगा यहाँ पे, बैंक का बैलेंस घटेगा यहाँ पे। ये है डबल कॉलम कैश बुक। अब इसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो तुम्हें जरूर 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 पता होना चाहिए। पहली बात, जब भी तुम्हें पैसा मिलेगा कैश कॉलम में डेबिट कर देना। जब भी तुम कैश पेमेंट करोगे, जब भी तुम्हारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा तो कैश के कॉलम में क्रेडिट कर देना कैश में। अगली बात, बैंक बैलेंस अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो बैंक के कॉलम में आप डेबिट कर दोगे। बैंक का बैलेंस अगर घटता है तो क्रेडिट। कैश बैलेंस बढ़ेगा, कैश में डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक में डेबिट। डेबिट मतलब पैसे का आना। कैश की पेमेंट कर रहे हो, कैश में क्रेडिट। बैंक से पेमेंट करते हो तो क्लास बैंक में क्रेडिट। इग्नोर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार के ट्रांजेक्शन्स को आपको लेना नहीं है, उधार के ट्रांजेक्शन्स को आपको इग्नोर करना है। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जहां कैश और बैंक दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जहां पे कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व हो रहा हो उसको आप बोलते हो कॉन्ट्रा एंट्री। सो कॉन्ट्रा एंट्री जो है उसमें कैश बैंक दोनों इन्वॉल्वमेंट होता है। दो ही होती है कॉन्ट्रा एंट्री, बस ये दो। क्या? कैश डिपोजिट इनटू बैंक, आपने पैसा बैंक में जमा किया है, तो जैसे ही आप पैसा बैंक में जमा करोगे तो होगा क्या क्लास, पैसा आपने बैंक में जमा किया, पैसा बैंक में जमा किया तो कैश का बैलेंस, पैसा खत्म हो गया आपके पास से, और आपने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो हमेशा देखना जब भी कैश आप बैंक में जमा करोगे, कैश का बैलेंस कम और बैंक का बैलेंस ज़्यादा, यानी कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट। लेकिन अगर आप बैंक से पैसे निकाल दोगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर आप बैंक से पैसे निकालोगे कैश आएगा लेकिन जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप बैंक से पैसे निकालोगे तो कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। तो कम मतलब क्रेडिट, बढ़ेगा मतलब डेबिट, ये दोनों। लेकिन आपने जो पैसा निकाला है ना, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है, पैसे निकाल के घर लेके नहीं गए। बिकॉज अगर तुमने पैसे निकाल लिए बैंक से तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, बिजनेस में नहीं लाए, घर ले गए, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, ऑफिस यूज़ के लिए, पैसा बिजनेस के अंदर आएगा। मैं बैंक से निकाल के घर जा रहा हूँ, ड्राइंग्स हो गई, तो भाई ये थोड़ी कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री जमा करो बैंक में और बैंक से निकालो ऑफिस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, वो कॉन्ट्रा एंट्री। सो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, इट इज एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व बोथ कैश और बैंक अकाउंट, नो लेजर पोस्टिंग। क्लास इस जब भी कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं छोटा सा सी लिख देते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री इज इंडिकेटेड बाय द लेटर सी विच गिव्स अ हिंट दैट लेजर कीपर दैट नो पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रा एंट्री की लेजर पोस्टिंग नहीं करते। यार मेरी जेब से पैसा निकाल के बैंक में जमा कर दो, बैंक से निकाल के जेब में डाल दो, क्या फर्क पड़ा बैलेंस में, मुझे खुद बताओ। भाई मेरा पैसा इस जेब से निकाल के मैं इस जेब में डाल दूं, ऊपर वाली जेब से निकाल के नीचे वाली जेब में डाल दूं, तो मैं कह लूँगा पैसा आ गया, पैसा चला गया, खुद सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्लासेस की लेजर पोस्टिंग नहीं होती, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा, डबल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। एग्जाम्पल की बात करें कॉन्ट्रा एंट्री की तो किस तरीके से होगा, आप मेरी बात समझना, मैं आपको अच्छे से लिख के ही बता देता हूँ कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जाम्पल किस तरीके से करोगे। ठीक है, ये है मान लो कैश बुक, ठीक है, यह है सी कॉलम कैश, यह है बी कॉलम बैंक, यह है पेमेंट का सी कॉलम, और ये बैंक यानी कि पेमेंट। तो ये है डेबिट यानी कि रिसीट, और ये है क्रेडिट यानी कि पेमेंट। अब सबसे पहले आपने 1000 रुपये बैंक में जमा किए, मेरी बात ध्यान समझना, आपने 1000 रुपये बैंक में जमा कर दिया तो होगा क्या, बैंक बैलेंस 1000 से बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस 1000 से घट जाएगा। ये माइनस होता है, ये प्लस। आपने 1000 रुपये बैंक में जमा किए तो बैंक में क्या लिख दोगे, टू कैश, और कैश में क्या लिख दोगे, बाई बैंक। तो यानी कि बैंक में 1000 रुपये जमा हो गया और कैश से 1000 रुपये निकल गए क्योंकि आपने बैंक में जमा कर दिया। तो देखो दोनों तरफ सेम अमाउंट आ गया, तो सी लिख के कॉन्ट्रा एंट्री लिख देते हैं ताकि इसकी हमें पता रहे कि भैया इसकी पोस्टिंग नहीं करनी। ये तो जर्नल है ना, इसकी क्लास कैश अकाउंट अलग है, कैश बुक अलग है, कैश अकाउंट अलग है, तो इसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में होगी, तो वो नहीं करनी आपको। ठीक है, अच्छा आपने मान लो निकाल लिया बैंक से पैसा, निकाल अगर आपने बैंक से पैसा लिया तो क्या होगा, बैंक का बैलेंस घट जाएगा, 500 निकाल लिया, और यही कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैश में क्या लिखोगे, कैश में टू कैश तो कभी लिख नहीं सकते, तो कैश में टू बैंक, और बैंक में क्या लिख दोगे, बाई कैश। तो ये है क्लास, अगर आप पैसा डालते हो बैंक में या पैसा विड्रॉ करते हो तो इस तरीके से क्लास इसकी जो अकाउंट में यानी कैश बुक में इस तरीके से हम लोग उसको दिखाते हैं, और आगे सी लिख देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि भैया इसकी लीजर पोस्टिंग नहीं करनी है। पक्की बात है कॉन्ट्रा एंट्री आएगा ही आएगा, मतलब एक क्वेश्चन जरूर होगा कॉन्ट्रा एंट्री का, डिपॉजिटेड या विड्रॉ, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, एक लास्ट बात है जो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप मिस्टेक कर दोगे ना तो क्वेश्चन में काटा कूटी हो जाएगी। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन में कुछ काटा कूटी हो जाएगी। तो क्या है वो पॉइंट, ध्यान रखना। मान लो 15 जनवरी 2022 को आपको कोई चेक रिसीव हुआ है, मेरी बात समझना, चेक रिसीव फ्रॉम मनोज,
मनोज से 50,000 का चेक रिसीव हुआ है, तो आप क्या करते हो, आप तुरंत ही उसे बैंक में दिखा दोगे टू मनोज। ऐसा कब दिखाओगे, मेरी बात ध्यान समझना। जब भी कोई आपको चेक मिला है और उस चेक के बारे में आगे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ये मजबूरी है। आपको जिस डेट को चेक मिलता है ना, आपको पूरा क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा एंड तक, कि क्वेश्चन कुछ और तो नहीं कह रहा। और अगर क्वेश्चन कुछ और नहीं कह रहा, इसका मतलब क्या है कि चेक 15 तारीख को मिला और 15 तारीख को ही चेक इन कैश हो गया। चेक जब मेरे हाथ में आएगा, मान लो मुझे किसी क्लाइंट ने पैसा दिया है, तो भैया मेरे बैंक को सपना थोड़ी आ रहा है उसने मुझे चेक दे दिया। ये चेक मैं बैंक में जाके जमा करूंगा, बैंक उसे क्लियर करेगा, तब बैंक मेरे खाते में पैसा डालेगा। चेक मिलने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है, चेक को बैंक में जमा करेंगे, चेक क्लियर होगा, तब जाके बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अब मुझे किसी ने चेक दे दिया, नीचे कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, तो मैं ऐसा मानूंगा कि आज ही पैसा आ गया। ऐसा मानना पड़ता है, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट ऐसे ही करना है। लेकिन अगर आगे क्या हुआ, 20 जनवरी 2022 को लिखा है मनोज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मनोज का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अगर ये दो लाइन लिखी है तो आप 15 तारीख की एंट्री को इग्नोर करोगे, 20 तारीख को बैंक बैलेंस में आप दिखा दोगे, यानी 20 तारीख को दिखाओगे टू मनोज, बैंक में कितना 50,000 रुपये टू मनोज करके 20 को दिखाओगे, बिकॉज 15 को चेक मिला है। नीचे कुछ नहीं लिखा तो मानूंगा 15 को ही पैसा आ गया, लेकिन नीचे लिखा 20 को जमा किया चेक, तो हम मानेंगे भैया अगर 20 को क्वेश्चन कह रहा है चेक बैंक में जमा किया, तो 15 को मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा 20 तारीख को। लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ध्यान रखना। और अगर क्वेश्चन मान लो बोल देता है 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2022 को क्वेश्चन कहता है मनोज चेक डिसऑनर, मनोज चेक डिसऑनर, डिसऑनर हो गए एंडोर्स, या आपने वो चेक किसी और को पकड़ा दिया। भाई मान लो कि मुझे मनोज से 50 लेने हैं और मुझे मान लो संजू को देने हैं 50, तो मैं ये लूंगा और ये आगे दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे खाते में कहाँ पैसा आया। तो अगर ये आ जाएगा कि चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक मिला, चेक बैंक में जमा किया, फिर चेक डिसऑनर हो गया, तो इसकी आप क्या करोगे, नो एंट्री, कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज तुम्हारे बैंक में पैसा आया ही नहीं। तुमको चेक मिला, कुछ नहीं लिखा तो मानेंगे पैसा उसी दिन आ गया, चेक मिला और जमा किया, फिर आगे कुछ नहीं लिखा तो मानेंगे क्लास कि चेक जमा हो गया, इस डेट को पैसा आया, इस डेट को नहीं आया। और अगर वो बाउंस हो गया तो कुछ भी लिखना, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो चेक बाउंस हो गया, किसी और को एंडोर्स कर दिया, तो भैया इसका मतलब मेरे खाते में बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं। थोड़ा सोचना समझना, आज चेक मिला है, कुछ भी आगे नहीं गिवन है, इसका मतलब आज ही पैसा आ गया। और आगे लिखा इस डेट को जमा किया, तो जिस डेट को जमा किया है पक्की बात है उसी को पैसा आया होगा, इसको थोड़ी आया होगा। तो क्लास आपने इसको इग्नोर करना है और इस डेट को रिकॉर्ड कर लेना है कि पैसा आ गया बैंक में। और फिर अगर डिसऑनर हो गया या किसी और को एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स मतलब किसी और को पकड़ा देना, चेक मुझे आपसे लिया किसी और को पकड़ा दिया, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, जैसे सोन पापड़ी का डब्बा होता है ना, दिवाली में मिलता है, किसी ने मुझे दिया, मैंने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं क्लास, एंडोर्समेंट। तो ये है क्लास सारा का सारा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छे से तसल्ली से इस क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक का है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक, और अप्रैल 2022 की एंट्री है, और यही करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। और मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ रूल क्या है कैश बुक का। पैसा अगर बढ़ेगा, कैश अगर बढ़ता है तो यहाँ पे, कैश अगर घटता है तो यहाँ पे, बैंक बैलेंस घटेगा तो यहाँ पे, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो आप यहाँ लिखोगे। ये हो गया पूरा का पूरा आपका कैश बुक। अब हम चलते हैं पॉइंट्स लिखते हैं। कैश बैलेंस कितने का है, 2000, और बैंक बैलेंस 24,500। अब ये साल के शुरू का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, 2000 और 2400, उसको यहाँ लिखोगे 2000, और ये है 24,500, 2000 और 24,500 ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 अप्रैल को आप लिखोगे टू बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस है। कैश बैलेंस है 2000 और बैंक बैलेंस कितने का, 24,500। जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हो क्वेश्चन में, उसको हमेशा टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको लिखना है। अच्छा, फिर 2 तारीख कैश सेल्स 60,000, आपने कैश सेल्स किया है तो कैश में लिखोगे टू सेल्स, कितने की सेल्स हुई है, कैश बढ़ गया ना 60,000। 2 तारीख को आपने सेल्स किया 60,000 और तुम्हारा कैश बैलेंस बढ़ गया। 5 तारीख को 50,000 बैंक में जमा कर दिया, तो 5 तारीख को 50,000 बैंक में जमा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 50,000 से, लेकिन कैश का बैलेंस 50,000 से घट जाएगा। तो बैंक में आप क्या लिखोगे, टू कैश, और कैश में क्या लिखोगे आप, बाई बैंक, छोटा सा C लिख देना, C फॉर आपको समझ आ जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। समझ गए बात को, इस तरीके से सामने सामने, थोड़ा ऊपर नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ फ्रंट लिखो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गए कॉन्ट्रा एंट्री, और हर स्टेप के नंबर होते हैं, जितने ज़्यादा स्टेप सही लिखोगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है इशू चेक टू सोहन, आपने सोहन को चेक इशू कर दिया क्लास 10,000। ध्यान समझना क्लास, आपने सोहन को 10,000 का चेक इशू किया, तो आप आगे देखना क्लास, आपने जैसे चेक किसी को काट के दिया है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है,
किसी को आपने काट के अगर चेक दिया है सोहन को, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इशू चेक टू सोहन 10,000 और 7 तारीख को, तो 7 तारीख को आपने चेक काट के दे दिया सोहन को, तो बाई सोहन चेक दिया तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो उसे प्लीज़ कैश में मत लिखना, चेक दिया है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 10,000 से। रिसीव अ चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से 19,800 का चेक मिल गया 12 तारीख को। 12 तारीख को 19,800 का चेक आपको मिल गया टू इंश्योरेंस कंपनी, तो बैंक में आएगा 19,800। 19,800 का चेक क्लास आपको मिल गया, चेक मिला है ना, और उसी बैंक से पेमेंट आता है इंश्योरेंस क्लेम का, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू नीरज, नीरज को बेचा 25,000 का सामान, 10,000 कैश मिला और बैलेंस चेक से अलाउड हिम 500 डिस्काउंट। यार 25,000 का सामान तुमने बेचा है, ध्यान से सुनना, तुमने सामान जो बेचा है वो 25,000 का है, 500 का डिस्काउंट है, तो तुम्हें जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 24,500। 10,000 कैश हो गया और 14,500 क्या हो गया, चेक। 10,000 कैश और 14,500 क्या मिल गया तुमको, चेक मिल गया। और जैसे ही तुमको चेक मिला है, तुम्हें क्वेश्चन को आगे भी पढ़ना पड़ेगा, कहीं वो डिजोनर तो नहीं हो गया, चेक करो। फर्नीचर खरीदा है, सोल्ड फर्नीचर है, पेड इनटू बैंक, अच्छा ये रहा, नीरज का जो चेक है वो अपने बैंक में जमा कर दिया और साथ में 2,500 रुपये कैश भी जमा कर दिया। ध्यान समझना, नीरज का जो चेक है वो आपने जमा कर दिया, साथ में 2,500 रुपये और जमा कर दिया, ठीक है। तो यानी 14,500 का चेक और 2,500 कैश जमा कर दिया। सुमन को आपने चेक से दिया है पेमेंट, सुमन का चेक डिजोनर हो गया, आगे देखते हैं। और नीरज के चेक के बारे में तो कुछ भी लिखा नहीं है, तो आप एक काम करो, ध्यान से सारे बच्चे समझो, ध्यान से देखो। तो 14 तारीख को आपने सामान बेचा है, 14 तारीख को, तो 14 अप्रैल को आपने सामान बेचा है टू सेल्स। नगद जो है वो 10,000 है, कैश में कितना लिखोगे आप, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कैश में, और 14,500 जो है वो आपने चेक रिसीव कर लिया, लेकिन आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों, रिकॉर्ड कब करोगे क्लास, जब आपने उस चेक को बैंक में जमा किया, आप तब रिकॉर्ड करोगे। तो आज तुम्हें नीरज से 14,500 का चेक मिला है, डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है। आज तुम्हें क्लास यहाँ पे 14,500 मिला है, राइट, 14,500 तुमको क्लास मिला हुआ है, 14,500 तुमको मिला हुआ है, ध्यान समझना, 14,500 तुमको मिला हुआ है, लेकिन 500 का तुमने डिस्काउंट दिया, तो तुम इसे क्या करोगे क्लास, अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री होगी नीरज अकाउंट डेबिट, नीरज अकाउंट डेबिट टू नीरज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये तीनों चीज़ें डेबिट हो जाएंगी टू सेल्स अकाउंट, राइट। सेल्स कितने का सामान हुआ है क्लास, सेल्स हुआ है 25,000 का, 10,000 आपको कैश मिल गया, 14,500 नीरज से और 500 रुपये क्लास आपको डिस्काउंट अलाउड। अब जो ये नीरज है ना, नीरज, इसमें इसकी जगह आप लिखोगे चेक इन हैंड, क्योंकि उसने चेक दिया है तो चेक इन हैंड, तो ये एंट्री हो गई। ओके, इस तरीके से क्लास आप ये एंट्री पास कर दोगे। ओके, कैश टू सेल्स था, कैश टू सेल्स, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये एंट्री होगी डिस्काउंट की। क्या एंट्री करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितना आया क्लास, आएगा 500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 500। ओके, अच्छा रिसीव होता तो क्लास यही आप उल्टी एंट्री पास कर देते। नेक्स्ट है, तो हम यहाँ कुछ नहीं करना, परचेज फर्नीचर बाई चेक 10,000, फर्नीचर खरीदा है क्लास 16 तारीख को, 16 तारीख को आपने फर्नीचर खरीदा है, 16 अप्रैल को बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर कितने का खरीदा है क्लास, 10,000 का, चेक से खरीदा है तो बैंक में आप पेमेंट दिखा दोगे। अच्छा, फिर उसके बाद सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000, 18 तारीख को आपने बेचा है टू फर्नीचर, सोल्ड फर्नीचर 18 तारीख को फॉर कैश 10,000, 18 तारीख को कैश में कितना लिख दोगे, 10,000, ठीक है। 18 तारीख को 10,000 का फर्नीचर बेचा है। पेड टू बैंक, अच्छा अब यहाँ पे आपने जो चेक था 14,500 प्लस 2,500, जो 14, 15, 16, 17,000 रुपये आपने बैंक में जमा कर दिया 20 तारीख को, 20 अप्रैल टू। अब सुनो मेरी बात को, जो बैलेंस आया है 14,500 बैंक में, ये किसकी वजह से आया है क्लास, टू, ये कौन था, नीरज, टू नीरज अकाउंट, तो नीरज अकाउंट में कितना आ गया, नीरज से चेक में 14,500 का, और 2,500 रुपये आपने कैश और जमा कर दिया, तो 2,500 आपने सेम डेट को कैश जमा कर दिया, तो बैंक में लिखोगे क्लास क्या, टू कैश सी, और कैश में लिख दो बाई बैंक। भैया 2,500 आपने जमा किया तो निकाल भी तो लिया होगा ना बैंक से बैलेंस,
20 अप्रैल 2500 आपने जमा कर दिया है, तो बैंक में आपने टू कैश लिख दिया, तो कैश में क्या लिखोगे आप? बाई बैंक। कितना अमाउंट है क्लास? 2500। 2500 आपने दोनों जमा हो गया, ये भी जमा हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, ये भी जमा हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बैलेंस 2500 से कम हो गया। नेक्स्ट है पेड टू सुमन बाई चेक 2500। आपने सुमन को चेक से पेमेंट किया था, ओके, लेकिन आगे क्या लिखा है क्लास कि सुमन का चेक रिटर्न हो गया और क्लास ये डिसऑनर हो गया, आपने फिर पैसे दिए उसको। मतलब मैंने किसी को चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया तो फिर मैंने पैसे दिए उसको। तो कितने पैसे दिए आपने सुमन को? 2500। तो कुल मिला के 2500 रुपये जाएंगे कैश में। किस नाम से? भाई सुमन। भैया तुमने पैसा दिया है, चेक तो तुम्हारे बैंक से बैलेंस तो कटा ही नहीं है, मैंने चेक दिया वो बाउंस हो गया, बैंक से बैलेंस नहीं गया, इसलिए मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी। हाँ, फिर मैं सुमन को पैसे दे रहा हूँ, तो ये पैसे 2500 रुपये चले गए। और ये डेट है 22 तारीख की, और नहीं, पैसे कब दिए थे? पैसे दिए थे 26 तारीख को, राइट। और बैंक चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस 300, 26 तारीख को पेमेंट हुई थी। अब हुआ क्या कि देखो यार, चेक बाउंस होता है ना तो कुछ बैंक चार्ज काटता है। बैंक कहता है भैया तुम ऐसी चेक क्यों दे रहे हो जो तुम्हारे खाते में बैलेंस नहीं है, तो चेक का मिसयूज़ कर रहे हो आप। तो 300 रुपये क्लास बैंक ने चार्जेस ले लिया, लेकिन बाई बाउंसिंग चार्जेस। बाउंसिंग चार्जेस, चेक बाउंस होता है ना, जो चार्ज लगता है, आपके स्कूल में भी पेमेंट करते हो ना आप, तो अगर चेक बाउंस हो गया आपका तो भी चार्ज लगेगा। तो बैंक ने 300 रुपये चार्ज काटा। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब आपने बैंक से कह रखा है कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम आप भर देना, साइन कर रखा है आपने, या हमारा बिल आप पे कर देना। तो 2500 रुपये बैंक ने पे कर दिया 29 तारीख, ठीक है, 29 तारीख को 2500 रुपये, 29 अप्रैल को बाई इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से डायरेक्टली 2500 पेमेंट हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम 2500। निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव ऑन सेम डेट। कोई निगम है, उसने हमारे बैंक में डाल दिए 5000 रुपये। हाँ, हमें उसी दिन पता भी चल गया, 30 अप्रैल टू निगम। कितना डाल दिया निगम ने हमारे बैंक में? 5000 रुपये। तो टू निगम बैंक में आ गया 5000। तो इस तरीके से आपने सारी एंट्री कर ली। अब आप टोटलिंग करोगे, लास्ट में टोटलिंग करना है आपको, कितना पैसा बच रहा है वो चेक करने के लिए। तो टोटलिंग करो, कौन सी साइड बड़ी है एक बार आप देख लो, कौन सी साइड बड़ी है। चेक करो कौन साइड बड़ी है। तो अगर मैं कैश की बात करूं, डेबिट साइड ही बड़ी होगी कैश की। तो 60, ये कितना आया क्लास आपका कैश का अगर देखोगे तो 20,000, 60,000 टू 82,000। 82,000 में से 27, 82,000, 82,000, 82,000 में से घटा दोगे आप तो 27,000 आएगा। ये क्लास 30 अप्रैल महीने का जो एंड डेट है उसमें आप लिखोगे बाई बैलेंस सीडी, यहाँ नंबर ये डेट है, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी। अब आप बैंक का बैलेंस चेक करोगे, 24,500, 50,000, 19,800, 14,500, 2,500, 5,000, 1,16,300, 1,16,300, 1,16,300, 1,16,300। अब हम माइनस करेंगे, 1,16,300 है, माइनस करोगे 20,000 प्लस 300 प्लस 2,500। एक बार टोटलिंग कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक है क्या? 24,500 प्लस 50,000 प्लस 19,800 प्लस 14,500 प्लस 2,500 प्लस 5,000, 1,16,300 माइनस 20,000 माइनस 300 माइनस 2,500, 93,500। ये गलती से 30,000 या 3,000 ले लेते इसको। तो ये आ गया क्लास 27,000 और ये आ गया 93। और यही सीडी जो बनेगा 1 मई को बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। कितना आएगा? 27 और 93,500। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो डबल कॉलम कैश बुक हम लोगों ने बना लिया। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में एक फुल फ्लैज क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो। नेक्स्ट है क्लास पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब अब होता क्या है कि बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, 250, 100, 50, 50, 20, 10 रुपये, इस तरीके से। अब बार बार आप मालिक के पास जाओगे, 10 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, पेन खरीदना है 2 रुपये दे दो,
पेज खरीदने के लिए 2 रुपये, पेन के लिए 5 रुपये, पेंसिल के लिए 10 रुपये, यार इस तरीके से मांगो ना अच्छा नहीं लगता। तो मैनेजर बोला भाई ये ले ले तू 10,000 रुपये ले ले, अपने महीने भर का खर्चा निकाल के बता देना कितना बैलेंस है, फिर मैं तेरे को और दे दूंगा पैसे, फिर ये 10,000 हो जाएंगे, फिर खर्चा करके बता देना कितना बैलेंस बचा है, फिर मैं और पैसे दे दूंगा ताकि 10,000 का बैलेंस मेंटेन रहे। तो मान लो मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मुझे 10,000 मिले, मैंने 7 खर्च कर दिए, 3 बचा है, फिर मालिक से 7 ले लूंगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर मैं अगले 9 खर्च कर दूंगा मान लो, तो फिर मालिक से 9 ले लूंगा, मेरे पास 10 हो जाएगा पूरा। इस तरीके से कैश चलता है क्लास, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम, ताकि मेरे पास एक इम्प्रेस्ड कैश मेंटेन रहेगा। इम्प्रेस्ड कैश का मतलब एक मिनिमम कैश मेरे पास मेंटेन रहेगा, मुझे उसी कैश से क्या करना है क्लास, महीने भर का खर्चा हिसाब किताब चलाना है। तो पेटी कैश बुक इज रिकॉर्ड ऑफ पेटी कैश एक्सपेंडिचर दैट आर सॉर्टेड बाय डेट। इन मोस्ट केसेस द पेटी कैश बुक इज अ लेजर बुक एंड नॉट अ कंप्यूटर रिकॉर्ड। और नॉर्मली क्लास इसे कंप्यूटर में रिकॉर्ड ना करके एक खाता बना लेते हैं, लेजर बुक बना लेते हैं। ये दो तरीके से बन सकता है, सिंपल पेटी कैश और एनालिटिकल पेटी कैश। सिंपल पेटी कैश बुक वैसे ही बने जैसे कैश बुक बनाते हो, डेबिट में पैसा आ गया, क्रेडिट साइड पेमेंट कर दो, सीडी बच गया, जैसे तुमने कैश बुक अभी बनाया है एक कॉलम का। लेकिन जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। सिंपल कैश बुक इन विच अमाउंट रिसीव और पेड पेटी कैशियर इज रिकॉर्डेड 1 कॉलम ईच रिसीट्स एंड पेमेंट, जैसा आपने अभी किया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है क्लास, 1 कॉलम होता है रिसीट का, अभी मैं दिखाऊंगा, और मेनी कॉलम होते हैं पेमेंट के। यहाँ पे रिसीट्स और पेमेंट का एक ही कॉलम, एक कॉलम रिसीट, एक कॉलम पेमेंट। यहाँ रिसीट का एक और पेमेंट के जितने नए नए पेमेंट होंगे ना, सबके अलग अलग कॉलम बनेंगे। कैसे, इसको क्लास एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बिकॉज ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही समझ आएगा। तो ये है क्लास एक फॉर्मेट मैंने बना के दिया है, एक बार देखते हैं। इसको बोलते हैं क्लास पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है ये जरा ध्यान से समझना। ये है पहला कॉलम रिसीट, जो पैसा आपको मिलेगा, फिर ये डेट, किस डेट को मिला, फिर ये टू कैश, जब आपको पैसा मिलेगा, और बाई कर करके पेमेंट करेंगे जब जहाँ जहाँ पैसा जाएगा। ये टोटल पेमेंट है। यहाँ पे जितने भी नए नए खर्चे होंगे, कॉलम और बन सकते हैं और कॉलम घट भी सकते हैं, जितने पेमेंट। तो अगर क्वेश्चन में 10 पॉइंट है, समझ लो 10 कॉलम बनेंगे। क्वेश्चन में 6 पॉइंट है, 6 कॉलम बनेंगे। इसमें शायद 7 पॉइंट थे, तो मैंने 7 अलग अलग कॉलम बनाए हैं। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश पेमेंट 20,000 रुपये, रिसीव फॉर कैश पेमेंट 20,000। 1 अप्रैल को आपको 20,000 मिल गया, तो रिसीट में डाल दो 20,000, 1 अप्रैल टू कैश, यहाँ पे यहीं पे आएगा, इधर मत लिखना, पेमेंट थोड़ी हुई है। ये हो गया क्लास 20,000 आपको मिल गया, यानी 20,000 रुपये आपको पैसे मिल गए। अब पेड फॉर पोस्टेज, ध्यान समझना, पेड फॉर पोस्टेज, आपने पोस्टेज के लिए पेमेंट किया है, तो लिखो बाई पोस्टेज। कितना पेमेंट किया है पोस्टेज के लिए, 2 तारीख को पेड फॉर पोस्टेज 1600, 2 तारीख को पेड फॉर पोस्टेज 1600। यहाँ पे एक नया कॉलम बना देना पोस्टेज, उसमें डाल देना 1600, ऐसे लिखना पड़ेगा हर एक कॉलम। पेटी कैश बुक ऐसे ही बनता है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, पूरा नाम लिखो, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी 1,000 रुपये, 5 तारीख को स्टेशनरी के लिए पे किया 1,000 रुपये, बाई स्टेशनरी 1,000 रुपये टोटल पेमेंट में, और 1,000 रुपये का नया कॉलम बनेगा स्टेशनरी 1,000 रुपये। ठीक है, स्टेशनरी हो गया। पेड वेजेस 800 रुपये 12 तारीख को कोई छोटा मोटा काम करवाया होगा, बाई वेजेस, टोटल में लिखो 1200, एक नया कॉलम बनाओ वेजेस, और उसके सामने लिख दो 1200। कोई ऐसे खर्चे हैं मान लो, फिर आगे मान लो एक और वेज कभी दे दिया होता, तो नया वेज का कॉलम नहीं बनाओगे, फिर इसी वेज के कॉलम में ऐड कर दोगे। अगर आगे भी कोई वेज अगर दिया होगा तो सिमिलरली आगे भी कोई सेम खर्चा रिपीट होता है, तो आपको उसी कॉलम में लिखना है, नया कॉलम नहीं बनाना। ठीक है। पेड कैरेज 600 रुपये, 16 तारीख को कैरेज आपने दिया है, 16 अप्रैल, बाई कैरेज 600 रुपये, कैरेज 600, तो एक कॉलम बनेगा कैरेज, और उसके सामने कितना लिख दोगे 600। ठीक है। नेक्स्ट है पेड फॉर कन्वेंस, कन्वेंस 880, 20 तारीख को, भाई कन्वेंस कितना 880, एक नया कॉलम बनाओ, टोटल भी लिखो 880, लिखो कन्वेंस, तो कन्वेंस हो गया 880 का, है ना। नेक्स्ट है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, भाई ये कोई किसी को भेजा होगा यहाँ वहाँ, रिक्शे का भाड़ा वगैरह लगा होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल किया, 32 रुपये खर्चा हो गया 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3200, एक नया कॉलम बनेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इसके अलावा और कोई खर्चा होता है तो आप कॉलम उसका बना दोगे। तो अगर मैं देखूं और तो कोई पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर, तो मेरे कितने खर्चे हुए, 3200 ये खर्च हो गया, 880 ये,
600 ये, 1200 ये, 1000 ये, 1600 ये, टोटल मेरा 8480 रुपये खर्च हो गया और मुझे 20,000 रुपये मिले थे। तो जो मेरा बैलेंस बचा है 11,520 का बैलेंस बच गया 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को मेरा जो बैलेंस बचा वो बचा 11,520 का बैलेंस बचा है। और 1 अप्रैल 2022 को अब जो बीडी आएगा वो कितना बचेगा, ध्यान समझना, टू बैलेंस बीडी। तो ये इतना खर्चा हो गया टोटल, ये सीडी हो गया, तो अब बैलेंस कितना बचेगा भैया? आपके पास जो बैलेंस बचा है 11,520 का बैलेंस बचा है। टोटल एक्सपेंस, सुनो मेरी बात, टोटल एक्सपेंस कितने का हुआ है? 8,480 रुपये का। 20,000 रुपये का आपका मिला था, तो 11,520 बचा। तो तुम्हें और कितना पैसा चाहिए? तो जो बीडी आ गया वो आ गया 11,520 का। टू कैश तुम्हें और कितना पैसा चाहिए? 8,480, ताकि तुम्हारा जो बैलेंस बच जाए ना वो कितना बच जाए? 20,000। तो आपके पास फिर से यहाँ 20,000 मेंटेन हो गया। ओपनिंग बैलेंस कितना था आपके पास? 11,520 का। फिर कितना आपने मंगा लिया टू कैश करके? ये टू कैश करके इधर 8,480 रुपये, ये टू बीडी है, और टू कैश करके 8,480 रुपये आपके पास यहाँ पे और आपको चाहिए, क्योंकि जितना खर्च किया था कुल मिलाकर उतना पैसा हम फिर मालिक से मंगा लेंगे, ताकि हमारा बैलेंस 20,000 मेंटेन हो जाए। फिर 20,000 मेंटेन हो गया, फिर अगले महीने आपको सेम रिपीट करना है, सारे खर्चे इस तरीके से दिखाने हैं। तो इससे क्या होता है, ये डे टू डे एक्सपेंस के लिए होता है। इसके लिए हमें कैश बुक नहीं बनाना, इसके लिए हमें पेटी कैश बुक बनाना है। पेटी मतलब छोटे छोटे खर्चे। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कैश बुक पूरा का पूरा इतना ही। आई होप आपको कैश बुक पूरा का पूरा समझ आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।